स्वागत है। मैं हूं सुमित। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और भारतीय बाजारों के लिए आज प्रेशर लेकर आया, जहां पर शुरुआत ही गैप डाउन रही। लगातार चौथा सत्र है जबकि मार्केट्स में प्रेशर देखने को मिला और शुरुआती बिकवाली के बाद मार्केट्स ने कोई होल्ड भी नहीं लिया, कोई सस्टेन भी नहीं किया अपनी पुल बैक को। एटलीस्ट शुरुआती गैप डाउन लोअर लेवल से स्लाइटली मूव, लेकिन उसके बाद पूरे दिन ही वो गैप डाउन जो है वो मार्केट मेंटेन रखा। लास्ट आवर में थोड़ी बहुत बाइंग ज़रूर थी लोअर लेवल से, लेकिन वो बहुत हद तक आप कह सकते हैं कि ओवरसोल्ड थे, तो थोड़ा सा कुछ पुल बैक आया, लेकिन बहुत ही माइन्यूट पुल बैक था। मिड कैप स्मॉल कैप प्रेशर में थे, 1.25% के आसपास की गिरावट वहाँ देखने को मिल रही थी। निफ्टी बैंक आज मेजर प्रेशर में था। ऑब्वियसली बात है, बहुत ही इवेंटफुल वीकेंड था, एक्सटेंडेड वीकेंड था, जिसका इम्पैक्ट मार्केट्स में आता हुआ दिख रहा था। इन्फोसिस के नंबर फ्राइडे शाम को, उस लास्ट वर्किंग आवर के शाम को, जिसका इम्पैक्ट देखने को मिला। आज के नंबर्स पे 7-8% का फॉल इन्फोसिस में आया। 10वीं सबसे बड़ी गिरावट आज देखने को मिली इन्फोसिस में। और हायर एट्रिशन रेट, जो कि टीसीएस का भी कंसर्न था, लेकिन इन्फोसिस केस में और ज़्यादा बढ़कर आया, तो वो एक बड़ा ट्रिगर बन के सामने देखने को मिला। ब्रोकरेज हाउसेस के टारगेट्स कट, न्यूट्रल स्टांस, जिसकी वजह से इन्फोसिस टूटता हुआ दिखाई पड़ा। एचडीएफसी बैंक, इसके नंबर आए, जिसकी वजह से पूरा बैंकिंग ड्रैग होता हुआ दिखाई पड़ा। एचडीएफसी बैंक से उम्मीद थी कि ये एसेट क्वालिटी फ्रंट पे थोड़ा इंप्रूवमेंट दिखाएगा, लेकिन वहाँ पर भी थोड़ा कंसर्न, नए एडवांसेस को लेकर थोड़ा कंसर्न, नई स्लिपेजेस को लेकर कंसर्न, जिसका इम्पैक्ट कंपनी के नंबर्स में हमने पूरे बैंकिंग स्पेस के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा। कोटक महिंद्रा, आईसीआईसीआई, बाकी सब भी फॉलो अप कर रहे थे, सिवाय एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक लास्ट आवर में थोड़ी खरीदारी के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। तो आईटी में से इन्फोसिस 150 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन, एचडीएफसी बैंक 30 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन वहाँ से आ रहा था। एचडीएफसी लिमिटेड, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जब एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड का मर्जर होगा, तो जब एचडीएफसी बैंक में फॉल है तो लिमिटेड में भी फॉल देखने को मिलेगा। तो वो दोनों मिला के करीब 60-70 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन वहाँ से दे रहे थे। प्लस आईटी में इन्फोसिस था, टीसीएस में भी प्रेशर था, वो भी कुछ हद तक नंबर्स को नीचे की तरफ धकेल रहा था। तो सब मिला के ये चारों कंपनियाँ करीब 200 अंकों के आसपास का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन मार्केट के फॉल में दिखा रही थी। तो ये एक बड़ा कंसर्न रहा। मिड कैप स्मॉल कैप में नेगेटिव बायस था, लेकिन उतना बायस नेगेटिव नहीं था जितना फ्रंटलाइन इंडेक्स में था। फ्रंटलाइन इंडेक्स 2%, निफ्टी बैंक 2.5% तक टूटा हुआ था। मिड कैप स्मॉल कैप 1%, 1.25% के आसपास का फॉल दिखा रहे थे। लास्ट आवर बाइंग रही अदानी ग्रुप के तमाम शेयरों में। अदानी ग्रीन, पोर्ट पावर, विल्मर, ये सभी शेयर चल रहे थे। पावर में से टाटा पावर जैसे स्टॉक्स के अंदर मूव था, टोरेंट पावर में आज मूव था, जहाँ पे खरीदारी देखने को मिल रही थी। सेलेक्टिव कंपनियाँ, वोल्टैम, बीएचईएल, कुछ ऐसे नाम थे जहाँ पर लोअर लेवल से अपटिक्स आते हुए दिखाई पड़ रहे थे। टाटा कम्युनिकेशन, यूनाइटेड स्पिरिट्स लोअर लेवल से, इनमें भी कुछ मूव था। इसके अलावा आज बीईएल, एचएएल, बीडीएल, ये कुछ ऐसे नाम थे जहाँ पर बढ़िया मूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा था, बढ़िया तेज़ी थी। एनटीपीसी पावर से एक और नाम जो कि एफ&ओ के टॉप गेनर्स में शुमार होता हुआ दिखाई पड़ा। फाइजर 1-1.25% का मूव जो था वो वहाँ देखने को मिल रहा था। अच्छा, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के नंबर आए, उन नंबर्स का इम्पैक्ट रहा एचडीएफसी लाइफ में, एसबीआई लाइफ में, जिसके मद्देनज़र यहाँ पर भी एक बढ़िया मूव देखने को मिला। तो कुछ हद तक इम्पैक्ट था नेगेटिव नंबर्स का पूरे आईटी, मिड कैप आईटी पे, और कुछ हद तक पॉजिटिव इम्पैक्ट था इंश्योरेंस स्पेस पे, जो ऑलरेडी बीटन डाउन था। तो इसीलिए मार्केट आज नंबर्स के ऊपर स्टीपली रिएक्ट कर रहा था। रेंज बाउंड ट्रेड अदरवाइज आपको पूरे दिन आज बाजार के अंदर का आता हुआ दिखाई पड़ेगा। चलिए, अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और कुछ सवालों को शामिल कर लेते हैं। उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा ही सवाल होंगे। सबसे पहला सवाल, अदानी विल्मर आईपीओ अलॉटेड। शिवम साहब, पहली चीज़, 250 रुपये का आईपीओ 650 रुपये पहुँच चुका है, तो ऑलरेडी आप 3 गुना पे आ गए हैं ऑलमोस्ट। तो बेटर यही है कि कहीं ना कहीं कुछ पैसा आप लेकर अपनी कैपिटल प्रोटेक्ट कर लीजिए। फ्री के शेयरों को आप जहाँ भी पड़े रहने दीजिए, वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एटलीस्ट कैपिटल प्रोटेक्ट कर लीजिए। ब्रोकरेज हाउसेस के जितने टारगेट्स थे स्टॉक को लेके, वो सब अचीव हो चुके हैं, तो उनसे अब वे बियॉन्ड आगे चल रहा है। तो वे बियॉन्ड ग्रेविटी ग्रुप वैसे भी चलता है, तो इसीलिए ज़रा ध्यान संभल कर कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक व्यू रखिएगा। और क्योंकि बड़ी तेज़ी और बहुत कम समय में आई है, सर्किट चला है तेज़ी में, तो सर्किट नीचे भी आ सकता है, तो उस हिसाब से आप इसमें अपना व्यू रखिएगा। ओके, एचडीएफसी बैंक कहाँ गया? एचडीएफसी बैंक पढ़ा था मैंने, मिस हो गया। अच्छा, एसआरएफ, कैन वी डू एसआईपी इन स्टॉक और शुड वी सिलेक्ट सम अदर स्टॉक? सर, एसआरएफ कंपनी अच्छी है, बस थोड़ा महंगा है। ऑलरेडी एक बड़ी तेज़ी दिखा चुका है एसआरएफ, और वो तेज़ी के बाद इसमें एडजस्टमेंट हुआ था स्प्लिट का, उसके बाद ये शेयर आज आपको इस भाव पे दिख रहा है। तो ये तेज़ी थोड़ी सी एडजस्ट करके नीचे मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन एसआईपी के लिए ठीक स्टॉक है, ऐसा कोई ख़राबी नहीं है। अतुल एक और ऐसी कंपनी, इसको आप देख सकते हैं, वहाँ पर भी लो फ्लोट है, तो वो भी किसी तरह का मूव शायद दिखा सकता है। केमिकल में दीपक नाइट्राइट बढ़िया कंपनी है। अवाइंस वाली दोनों कंपनियाँ बेटर हैं, अल्काइल और बालाजी दोनों ही बेटर साइड पर हैं। तो कंपनियां तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये सेक्टोरल मूव जो है ट्रिगर्स के आधार पर चलता है, क्योंकि अभी तो चाइनीज़ सप्लाई कम है, जिसकी वजह से पूरा सेक्टर तेज़ी में दिख रहा है आपको।
लेकिन जहाँ वो टेल विंड आया, सप्लाईज वापस आई, चीज़ें नॉर्मल हुई, तो शायद यहाँ पर हेडविंड भी बन सकते हैं इनके लिए। अभी तो इनपुट कॉस्ट का इम्पैक्ट रहेगा, क्रूड भागा है इनके लिए, इनकी इनपुट कॉस्ट का करीब 38 से 40% हिस्सा क्रूड डेरिवेटिव से आता है, तो थोड़ा प्रेशर रहेगा इनके नंबर्स पे या मार्जिन्स के ऊपर। इस क्वार्टर में नहीं रहा तो अगले में रहेगा, तो आप उस तरह के मौक़ों को तलाशिएगा पहला लॉट लेने में, और बाकी आप फिर SIP कर सकते हैं। ओके, इतनी तेज़ सवाल आ रहे हैं। विनोद जी का सवाल है जुबिलेंट फूड एंड L&T टेक। विनोद जी, जुबिलेंट फूड के केस में तो आज एक मैक्वेरी की रिपोर्ट थी जिसके आधार पर शेयर चला था। मैक्वेरी की रिपोर्ट में बोला गया कि इन्होंने 5% का एक और प्राइस हाइक किया है। दरअसल ये कंपनी की तीनों इनपुट कॉस्ट या सारी इनपुट कॉस्ट में ही प्रेशर रहा है। वीट 33 से 34% इनकी इनपुट कॉस्ट का हिस्सा लाता है, चीज़ करीब 30% के आसपास का हिस्सा वहाँ से, और बचा हुआ शुगर। तो ये तीनों की प्राइसेस बहुत तेज़ी से शूट अप किए हैं, जिसकी वजह से इनकी इनपुट कॉस्ट में मेजर इम्पैक्ट है। ये अब लगातार प्राइस हाइक तो कर रहे हैं, दूसरा प्राइस हाइक जुबिलेंट ने किया अपने प्रोडक्ट रेंज में, और क्योंकि जिस तरह की डिमांड है, जिस तरह के इनके प्रोडक्ट प्रोफाइल है, मार्केट शेयर है, ये धीरे धीरे प्राइस ऑन कर ही लेंगे, लेकिन पूरा इम्पैक्ट अभी भी नहीं होगा, वो शायद 2 क्वार्टर तक रहेगा। तो उन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। 2 कंपनी अच्छी है, हायर लेवल से बहुत नीचे आ चुकी है, डाउन साइड की गुंजाइश थोड़ी ही रह गई है। 2 तरह के व्यू हैं। CLSA ने इसमें 4500 रुपये का टारगेट दिया था, और रिसेंटली एक और रिपोर्ट आई थी, मैक्वेरी की थी शायद, जो 2500 रुपये का टारगेट दे रहे हैं। तो दोनों तरह के पक्ष यहाँ पर हैं। आप ऑलरेडी साल के निचले स्तर 2400 देख चुके हैं, तो शायद अभी एक बड़ा झटके की उम्मीद यहाँ पर आप ना लगाएं, तो उस हिसाब से आप उसमें रणनीति पर रखिएगा। ओके, DV स्लैब, नरेंद्र साहब इसके नंबर्स हैं शायद इसी वीक में इसके नंबर्स अवेटेड हैं, तो एक बार ये नंबर्स आप देख लीजिए, उसके बाद कोई भी कॉल लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी एटलीस्ट आउटराइटली कुछ भी करना ठीक नहीं है। हालांकि अभी खरीदारी का दाम ठीक है, ये शेयर ऑलरेडी लोअर लेवल से काफ़ी चला है, 600-700 रुपये होता था, वहाँ चल के 1000 रुपये रुका, फिर एक तरफा तेज़ी दिखाई है, तो थोड़ा सस्टेन कर लें, वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन कंपनी में कोई फ्लॉ नहीं है। नंबर्स 1 क्वार्टर के देख लीजिए, 2 क्वार्टर के देख लीजिए, नीचे के दाम मिल जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, डिक्सन एंड इन्फोसिस, सर इनफीस SIP फ्रॉम लास्ट 3 ईयर, 5 क्वांटिटी होल्ड और सेल। प्रसून साहब, अगर आप SIP 5 साल से कर रहे हैं या 3 साल से कर रहे हैं तो आपकी कॉस्ट ऑब्वियसली बहुत नीचे होगी, तो आपको वैसी कोई कंसर्न नहीं है इसकी प्राइस को लेकर। SIP वे में चल रहा है तो ऐसे मौके बढ़िया ही रहते हैं, नीचे आते हैं, आप ऐड करते रहिए। मतलब आप इसी से समझ लीजिए कि इन्फोसिस में आज 8% का फॉल था, वो अब तक का इन्फोसिस का 10वां सबसे बड़ा फॉल है। यानी इन्फोसिस इससे भी बड़े बड़े 10 फॉल देख चुका है ऑलरेडी, 9 फॉल देख चुका है, जिसमें 10% तक के फॉल्स भी आए और इन्फोसिस के नंबर्स भी आए। उसके बावजूद भी इन्फोसिस ने 1 महीना पहले अपना नया ऑल टाइम हाई काटा था। तो ऐसे फॉल्स आते रहते हैं, लेकिन कंपनी ज़्यादा बेटर समझती है कि सिचुएशन को कैसे वापस बैक टू ट्रैक लाना है, तो आप उस हिसाब से भरोसा रखिए, और लॉन्ग टर्म है तो आप आराम से बने रहिए। आज भी ब्रोकरेज हाउसेस के व्यूज़ कोई नेगेटिव नहीं हुए हैं, एक न्यूट्रल स्टांस मेंटेन किया है 1 क्वार्टर के नंबर को देख के, लेकिन टारगेट 2000-2200 की रेंज में ही अभी भी आ रहे हैं, तो आप उसी हिसाब से ही अपनी रणनीति रखिए। SIP बंद मत करिए, अच्छी कंपनी है, लोअर लेवल पे मिल रही है, धीरे धीरे ऐड करते रहिए, ज़्यादा बेटर है, पोर्टफोलियो स्टॉक है ये। ओके, निफ्टी तो टेम्पररी साइक्लिकल हो गया है कुछ नहीं कह सकता सर मैं इसके बारे में, ये नियर टर्म में मार्केट को मैं कभी ट्रैक नहीं करता, लॉन्गर होराइजन तो ऑब्वियस ही बात है, वेरी वेरी बुलिश हूँ मैं तो। ओके, शुड वी कीप मुथूट फाइनेंस एंड टाटा पावर फॉर लॉन्ग टर्म? अनिल साहब, मुथूट के इसमें हाँ, क्योंकि गोल्ड फाइनेंसिंग का डोमिनेंट प्लेयर है, और गोल्ड आप जानते हैं देश में कितना है, और सेविंग का मेजर हिस्सा, इसे ऐसे समझिए इंडिया जैसी सेविंग थ्रिफ्ट इकोनॉमी में 30 से 35% के आसपास का सेविंग रेट है, उसका सबसे बड़ा हिस्सा जाता है गोल्ड में, एंड ऑब्वियसली बैंक्स, FDs एंड इक्विटीज़ में। तो गोल्ड का हिस्सा को इन कैश करना होगा तो आप गोल्ड लोन के थ्रू ही करेंगे, जिसमें मेजर डोमिनेंट प्लेयर है। 185 टन के आसपास है शायद गोल्ड इनके पास बतौर रिजर्व है, LTV 70-72% के आसपास है। रीसेंट गोल्ड प्राइसेस भागे थे पिछले क्वार्टर में, तो इनकी LTV और बेटर साइड पर आ जाती है। होता क्या, गोल्ड के प्राइसेस भागते हैं तो इनके पास जो गोल्ड रिजर्व पड़ा है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, और लोन ये उसी दाम पर देते हैं जो लोन ये मान लीजिए 70% पे लोन बांट चुके हैं, लेकिन गोल्ड तो बढ़ गया ना, तो वो इनके लिए बेनिफिशियरी हो जाता है। डोमिनेंट प्लेयर है सदर्न मार्केट के, धीरे धीरे नॉर्दर्न मार्केट में भी एक्सपैंड कर रहे हैं, ईस्ट वेस्ट में भी आ चुके हैं इनका कामकाज। 2 नेक्स्ट बड़े प्लेयर जो है उसमें एक मन्नापुरम आता है और फेडरल बैंक आता है, लेकिन फिर भी वो इनसे बहुत पीछे हैं, इनके मार्केट शेयर के आगे। प्राइवेट प्लेयर से प्राइवेट PSU बैंक्स जो हैं वो भी गोल्ड फाइनेंसिंग में आ रहे हैं, लेकिन अभी तक ये डोमिनेंट है। तो सो फार इनकी सिचुएशन इस तरह के फेवर में है। एक ही कंसर्न, भागा बहुत है, 600-700 रुपये से शेयर चलता था, 1600 रुपये रेंज में पहुँच गया है, तो थोड़ा ईज आउट हो जाएगा, ज़्यादा बेटर है, लेकिन अदरवाइज़ कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा नाम इतनी सारी बातचीत में मिस हो गया मुझसे, वो था शायद इन्फोसिस, नहीं
सर वो मेरे से मिस हो गया तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। देवयानी केस में शिवम साहब अभी टू अर्ली टू से है 5 ईयर्स के लिए, जो मैं पहले भी बोल चुका हूँ। 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर 5 क्वार्टर के नंबर तो आने दीजिए, फिर सिचुएशन ज़्यादा समझ में आएगी कि 5 साल लायक है कि नहीं। पहले क्लास में आप नहीं बता सकते ना कि बच्चा आगे जाकर डॉक्टर बनेगा कि इंजीनियर, तो ज़रा समझने दीजिए चीज़ों को। अभी तो कोई 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर के नंबर आए हैं। जुबिलेंट फूड बैठा है ना 10 साल से अपने नंबर दे रहा है, उनकी सिचुएशन ज़्यादा क्लियर है, आपको ज़्यादा क्लीन है। बहुत सारे हेडविंड्स टेलविंड्स देख चुके हैं, इनके हेडविंड टेलविंड का भी आइडिया नहीं है, तो ज़रा उसको एक बार आइडिया में ले लीजिए, फिर ज़्यादा बेटर पिक्चर आप समझ पाएंगे। ओके, फोर्टिस हेल्थ केयर एंड विप्रो के केस में सर एक चीज़ समझिएगा, फोर्टिस की इक्विटी साइज़ अपोलो की इक्विटी साइज़ से शायद 3 टाइम्स या 4 टाइम्स बड़ी है, एंड प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यूज़ उससे हाफ या क्वार्टर है, तो इसीलिए अपोलो ज़्यादा बड़ा डोमिनेंट प्लेयर है। भाव वाइज भी आपको सस्ता दिखता है, लेकिन वो सस्ता नहीं, वो महंगा है अगर आप उसको इक्विटी साइज़ में एडजस्ट कर लेंगे तो। फोर्टिस का रियलाइजेशन अपोलो से बेटर है पर बेड का, लेकिन साइज़ जो है वो अपोलो का ऑब्वियसली बड़ा है, क्योंकि वो पैन इंडिया प्रेजेंस रखते हैं, वो इतने नहीं रखते। उनके 42-43 हॉस्पिटल्स हैं, उनके से 72 हॉस्पिटल्स हैं, उनकी भी चेन है अपने केमिस्ट की और बाकी डायग्नोस्टिक की, लेकिन अपोलो ज़्यादा बड़ा प्लेयर है, 2200 के आसपास के उनके डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं। हैविंग सेड दैट, इनमें अभी क्लीन अप चल रहा है, पुराने मैनेजमेंट के जाने का, नए मैनेजमेंट के आने का, वहाँ थोड़ी सिचुएशन ज़्यादा क्लियर है, तो आप इन दोनों को इसके हिसाब से कंपैरिजन कर सकते हैं। SIP वे में अपोलो में रहना एक बार को ज़्यादा सेफ है, क्योंकि डोमिनेंट प्लेयर है, ज़्यादा बड़ा प्लेयर है, लेकिन अगर वो आपके पास है तो आप एक बार को इसको भी देख सकते हैं। HDFC बैंक इन्फोस क्या ऐड करें हर फॉल में, HDFC बैंक इन्फोस को ऐड करें हर फॉल में, अच्छा यही सेंटेंस लिखा हुआ है राकेश जी। हाँ, आप दोनों को ऐड कर सकते हैं हर फॉल में, दोनों पे ब्रोकरेज हाउसेज व्यूज़ पॉजिटिव हैं, दोनों अपने अपने स्पेस के डोमिनेंट प्लेयर हैं, दोनों देश की तीसरी और चौथी सबसे बड़ी कंपनियां हैं। आज इन्फोसिस भले ही 5वें-6ठे नंबर पे आ गया होगा, लेकिन ठीक है, फिर भी रिस्पेक्टेबल टॉप 10 के अंदर आता है। तो देश की 10 बड़ी कंपनियों में से आप 2 होल्ड करते हैं और उनमें SIP करते हैं, तो कोई ऐसा हार्म नहीं है, दोनों अपने अपने स्पेस के दिग्गज हैं, तो एक अच्छे एवेन्यूज़ के तौर पे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में आप ज़रूर इन्हें देख सकते हैं। ओके, टाटा पावर, अच्छा अनिल जी का दूसरा सवाल भी आ गया। अनिल जी, टाटा पावर के केस में 2010 या 11 में शायद इनका एक स्टॉक स्प्लिट आया था, 2008 या 10 की रेंज में कहीं आया था, तब ये 3000 रुपये का शेयर होता था, स्प्लिट होके इस रेंज पे आ गया, तो भागा हुआ तो शेयर बहुत है, लेकिन क्योंकि इक्विटी साइज़ अब एडजस्ट नहीं हो रहा नंबर के आगे, और कंपनी बहुत ज़्यादा EVs में एक्सपैंड कर रही है, प्लस अभी नया मुबादला ने पैसा डाला है, इस तरह का पैसा अगर कोई फंड अब डाल रहा है तो कुछ तो सोच के डाल ही रहा होगा, तो वो सोच के ही आप भी इसमें रह सकते हैं, लेकिन यहाँ मीडियम टू लॉन्ग टर्म रखिएगा और इनके नंबर्स को और सिचुएशंस को क्लियरली इवैल्यूएट करते रहेगा, वो ज़्यादा बेटर कॉल रहेगा। 300 रुपये के टारगेट्स पे ब्रोकरेज हाउसेस के हैं। ओके, रेणुका शुगर लॉन्ग टर्म, सर रेणुका के केस में पहले जब कुछ सवाल आते थे शुगर के, तो मैं हमेशा रेणुका का ही नाम लेता था कि मुझे वो बेटर दिखता है बाकी शुगर के कंपैरिजन में, क्योंकि वहाँ पर प्रमोटर विल्मर है, मल्टीनेशनल इकलौती शुगर कंपनी है वो विल्मर ही थी। अभी भी वही बात है, आजकल चल इसलिए रहा है कि अदानी खरीद सकता है विल्मर का शेयर, विल्मर का स्टेक, ऐसी बस बाजार में जिसके आधार पे चल रहा है, लेकिन नंबर्स को भाव से आप एक बार को मिला लीजिएगा, इक्विटी साइज़ बड़ा है, नंबर प्रॉफिट है नहीं, लॉस है सोफार, और मैनेजमेंट विल्मर है, तो एक बार अगर क्वार्टर के नंबर बेटर हो जाते हैं तो शायद सिचुएशन ज़्यादा क्लियर होगी इसे होल्ड करना है कि नहीं करना, लेकिन अदरवाइज़ के लिए अभी तो ये फिलहाल बेटर साइड पे ही सिचुएशन में दिख रहा है सेक्टर के अंदर। चलिए एक लास्ट सवाल और ले लेते हैं, वो है ITC। तलवार साहब हाल में ही 275 रुपये के आसपास के हाइस बनाए हैं, 272 रुपये के आसपास के जिसके नए 52 वीक्स हाई हैं, उन पे ट्रेड कर रहा है, तो फंडामेंटल तो ऑब्वियसली बेटर थे ही, भाव भी चलना शुरू हुआ है, थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, बहुत लंबे टाइम बाद चला है, तो अभी तो आप बने रहिए, ज़्यादा बेटर और पेशेंस है तो ऑब्वियसली बात है आप बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इस कंपनी के साथ। डोमिनेंट प्लेयर अलग अलग स्पेस के अंदर है और डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, तो बिजनेस वाइज भी कंपनी को इशू नहीं है। ब्रोकरेज हाउसेज रिव्यू सेंट्रम का 350 रुपये का एक टारगेट है, जो कि बहुत लंबी अवधि के लिए उन्होंने दिया हुआ है। चलिए फिलहाल अब इतने ही सवालों को मैं शामिल करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछे, और बहुत बहुत माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे हम बातचीत नहीं कर पाए। @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार।